सभी, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर CUT। तो भाई मैं आपकी टीचर आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ CUT के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो भाई ये वो क्वेश्चन है जो आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम की तरफ आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि CUT पूछ रहा है। तो ये पूरा वीडियो जो है वो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस यानी कि जो हमारे टोटल 12 चैप्टर है उनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल धुरंधर बनाने वाला है, एक नंबर बनाने वाला है। आ जाइए भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। So the question is the pick out the incorrect statement about the town planning in the Indus civilization। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स को देखकर आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखो बेटा, जब भी आप CUT के लिए जाएंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई CUT जो है उसमें आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और उनको सॉल्व करते समय आपने करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, उसको पकड़ लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपसे गलती हुई तो एक तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा और साथ ही उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी आपको फेस करनी होगी। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, इसलिए आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्या स्टेटमेंट दिया है, दैट देयर वाज अ सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड पैटर्न। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही यहाँ पर बना हुआ था। उसके बाद द नेक्स्ट इज देयर वाज अ फोर्टिफाइड सिटाडल ऑन द वेस्टर्न साइड एंड लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड, है ना। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो भाई यही हमने देखा था कि जितने भी टाउन थे उन सभी में जो सिटाडल था वो वेस्ट के तरफ था और जो लोअर टाउन था वो आपका ईस्ट के तरफ था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट इज द विंडो ऑफ द हाउस ओपन ऑन टू द मेन स्ट्रीट। ठीक है, तो भाई ये बता रहा है कि जो खिड़कियां हैं, जो विंडो है वो मेन स्ट्रीट के तरफ खुल रही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेसी कंसर्न था ना। प्राइवेसी कंसर्न होने के कारण हमने क्या पढ़ा था कि भाई जितनी भी विंडोज थी वो आपकी सेकंड स्टोरी पर मिलेगी, ग्राउंड लेवल पर तो विंडोज थी ही नहीं। दरवाजा भी इस तरीके से खुल रहा था कि अंदर का डायरेक्ट व्यू उसे प्रोवाइड ना हो बाहर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर वाज अ रिमार्केबल एंड वेल प्लान अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ? इसमें से आंसर जो हुआ आपका C हुआ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पहचानना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब ये क्वेश्चन आपको 22 मई 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है आपके पास, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द किंग एंड द कॉइन्स। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं? पहला है द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय कुशान। सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो कुशान्स ने इशू करे थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ सही है। 5 मार्क कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। क्या ये बात सही है? जी हाँ सही है। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक सच एज द योयोध ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही हुआ। From the 5th century CE onwards, find of gold coin tapers off, है ना। 5th century नहीं है बेटा, क्या है ये 6th century था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। Next, the first coin to bear the name and the images of the rulers were issued by Mauryas। Mauryas नहीं, मौर्यस की जगह पर क्या था? इंडो ग्रीक रूलर्स था। ठीक है, तो आपकी अगर हम बात करें तो जो हमारा D और E स्टेटमेंट गलत हो गया, तो A B C इज द करेक्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ मैच द कॉलम। अब एक तरफ आपको कुछ चीजें बताई गई हैं और दूसरे कॉलम के साथ आपको उन्हें मैच करना है। सो टर्म यूज्ड बाय संस्कृत टेक्स्ट टू डेजिग्नेट फैमिलीज। नेक्स्ट, tracing descent from father to son, the practice of a man having several wives and the gift of a daughter in the marriage। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फैमिलीज के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था? कुल यूज किया जाता है। डिसेंट जब आप ट्रेस करते हैं फादर से सन के तरफ तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पेट्रीलिनी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पॉलीगाइनी कहा जाएगा। और द गिफ्ट ऑफ अ मैरिज, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन अ मैरिज, तो दिस इज कन्यादान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा
ए, ठीक है, कि जो सही सही स्टेटमेंट है वो उसके सामने ही लिखे हुए थे इसमें। नेक्स्ट एंडोगैमी, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस बताई गई हैं। ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस मैंने आपको बोर्ड के समय भी बोला था कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू चीज के ऊपर पूछा ही जाता है, ठीक है जी। तो एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ मैरिजेस दी हैं और दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशन दी हुई है। और ये क्वेश्चन आपका सैंपल एनटीए है ना, जो यूजीसी नेट जो अगर मैं आपको बताऊं कि जो सीयूटी जो जिस तरीके से अपने सैंपल क्वेश्चंस रिलीज करते हैं उसमें ये चीजें आपको प्रोवाइडेड है, उन सैंपल क्वेश्चंस में ये चीजें आपको प्रोवाइडेड थी, ठीक है। सो एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा, वो मैरिज जो आप विद इन द यूनिट करते हो, ठीक है, तो वो मैरिज जो कहां पर करी जाती है, यूनिट के विद इन करी जाती है। उसके बाद होता है एक्सोगैमी, जब आप यूनिट के बाहर शादी करते हो। सो द टाइप ऑफ मैरिज रिफर्स टू द आउटसाइड ऑफ द यूनिट। देन पॉलीगाइनी, जिसमें एक हस्बैंड होते हैं और उनकी कई सारी मल्टीपल वाइफ्स होती हैं। सो मेन हैविंग सेवरल वाइफ्स। एंड पॉलीएंड्री, जहां पर एक वाइफ होगी और उनके कई सारे हस्बैंड्स होंगे, ठीक है जी। तो अब अगर इसका आंसर हम देखें तो ए के साथ जाना चाहिए फोर्थ, ठीक है, तो अगर आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो नॉट करेक्ट है। अब नॉट करेक्ट है ना, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, तो नॉट करेक्ट जहां पर लिखा हुआ है तो ट्राई करो कि उसको आपने इनकरेक्ट लिख लेना है वहां पर, ठीक है। सो नॉट करेक्ट यहाँ पर आपको पहचानना है। सो विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है, क्या विनय पिटक आपको मॉन्क के रूल्स के बारे में नहीं बता रहा है, नॉट डिस्क्राइब लिखा हुआ है। बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जी नहीं, है ना। सुत्त पिटक आर दी वर्सेस कंपोज बाय भिक्खुनीस, नहीं, किसके वर्सेस, जो किसने कहे हुए थे, बुद्ध ने कहे हुए थे। पुन्ना वॉज अ रिच लैंड लेडी, नहीं, क्या थी, वो एक नौकरानी थी, है ना, पुअर लेडी थी। द वर्ड चित्त चैत्य में हैव बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड चित्त, क्या ये स्टेटमेंट है, तो जी हाँ सही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारे कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो जाएंगे, तो ए बी सी एंड डी जो है वो यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है, तो लिस्ट 1 के साथ आपको लिस्ट 2 को मैच करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और उनके फाउंडर कौन है उनके बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की बात करी जाए तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है बेटा, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं आपके सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध जिनका नाम था। उसके बाद होते हैं जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन है, वो है आपके वर्धमान। आजीवक, आजीवक के फाउंडर्स कौन है, वो है मक्खली गौशाला। और अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें लोकायत की, तो उनके फाउंडर होते हैं अजीत केशकाम्बलिन, ठीक है जी। तो ये फाउंडर्स जो हैं जिनके साथ आपको इसे मैच करना है, तो ए के साथ जाएगा आपका 4, बी के साथ जाता है आपका फर्स्ट, सी के साथ जाएगा आपका सेकेंड और डी के साथ जाएगा आपका थर्ड, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द स्टेटमेंट विच आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है, ट्रू स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको पता लगाना है, ठीक है। तो पहला है बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट सारनाथ, सारनाथ में मिला था क्या बुद्ध को एनलाइटनमेंट, नहीं, कहाँ मिला था, बोध गया में मिला हुआ था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, महाप्रजापति गौतमी वॉज फर्स्ट विमेन ऑर्डर्ड एज भिक्खुनी, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ सही है। हेगियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ अ रूलर ऑफ अ किंगडम, क्या ये है, नहीं, हेगियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ रिलीजियस लीडर, सेंट की बायोग्राफी होती है। नेक्स्ट, रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट इन माउंट्स नोन एज स्तूप, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ सही है। संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकम टीचर्स ऑफ धम्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ सही है। तो अब इसमें से हमें ट्रू निकालने थे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा बी स्टेटमेंट सही है, डी सही है और ई सही है, तो बी, डी और ई ये मुझे दिख रहा है सी में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ही अराइव्ड, अब यहाँ पर इंसिडेंट दिए हुए हैं और उस पर्टिकुलर ट्रैवलर की यहाँ पर बात करी गई है। ये क्वेश्चन भी आपको 13 मई 2025 को लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट सेकंड में आपसे पूछा गया था। सो द स्टेटमेंट्स आर और द इंसिडेंट्स आर, ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज बट ग्रेजुअली डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर सिटी, है ना, ये उस ट्रैवलर की बात हो रही है जिसे गजनी में हॉस्टेज बना के रखा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उस सिटी को पसंद करने लगा था। उसके बाद ही रीच्ड सिंध इन 1333 एंड वाज लेटर अपॉइंटेड एज द काजी ऑफ दिल्ली, ठीक है। Next, physician to French Dara Shikoh and these wrote a detailed account of trade and society in South India, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो किसके बारे में बात हो रही है, जिसे गजनी में हॉस्टेज बनाकर रखा था, तो महमूद गजनी किसे लेकर आए थे, अल बरूनी को लेकर आए थे। नेक्स्ट, he reached in Sindh in
1333 एंड वाज लेटर अपॉइंटेड एज द काजी ऑफ दिल्ली। किसे काजी ऑफ दिल्ली बनाया गया था? इब्न बतूता को बनाया गया था। नेक्स्ट, फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शिकोह कौन था भाई? फ्रैंकोइस बर्नियर था। एंड ही रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो ये कौन है? ये है आपके द्वारते बारबोसा। ठीक है, तो ए के साथ जाएगा आपका फर्स्ट, बी के साथ जाएगा आपका थर्ड, सी के साथ सेकंड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द सूफी सेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज। अब यहाँ पर उस सूफी सेंट की बात हो रही है जो कि पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, जो कि 12th सेंचुरी में इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, तो भाई कौन है वो? यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पुराने सूफी सेंट चिश्ती सेंट्स कौन है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है वो बाद के समय पर इंडिया में आए हुए हैं। चलिए उसके बाद आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अलवर और नैनार भक्ति सेंट्स के बारे में, जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। Okay, so some of the earliest Bhakti movements 6th century were led by the Alvars, literally those who were immersed in the devotion of Vishnu। ठीक है, तो अलवर्स कौन है भैया? वो सेंट्स जो कि विष्णु के डिवोशन में इमर्स्ड हैं। उसके बाद आते हैं नैनार्स, हु आर दी लीडर्स हु आर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सो दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन द प्रेज ऑफ सिंगिंग हिम्स इन तमिल्स इन द प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, सही है। नेक्स्ट, during their travels the Alvar and Nainas identified certain shrines as the abode of their chosen deities। क्या ये बात सही है? जी हाँ, सही है। तो अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं। देखिए, आपसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा, टाइमलाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सीबीएसई हो या सीयूटी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये बात। ठीक, तो सीयूटी 2022 का ये क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो विजयनगर एम्पायर, गजपति किंगडम, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गोवा बाय पोर्चुगीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द इमर्जेंस ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले क्या बना था बेटा? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आया था। कब आया था? 1206 में, 1206 में। उसके बाद बनता है क्या? विजयनगर एम्पायर, जो कब आपको देखने को मिलेगा? जो आपको देखने को मिलेगा 1336 में। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद गजपति किंगडम्स का रूल आता है, जो अराउंड 15 सेंचुरी में 1435 के आसपास आप आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1510 में पोर्चुगीज जो है वो यहाँ पर कैप्चर करते हैं और लास्ट में जो है वो यहाँ पर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा फाउंड करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके साथ अगर मैं जाऊं तो डी विल बी दी फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो डी मुझे पहले ऑप्शन में कहा दिख रहा है? बी में दिख रहा है। सो डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर हाउ डिड द पंचायत यूज द फंड्स अवेलेबल टू इट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायत के पास जो फंड होता था उस फंड को पंचायत किस तरीके से यूज करती थी, तो उसके फंक्शंस आपको यहाँ पर बताने हैं। सो इट वाज यूज्ड टू एंटरटेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स। क्या रेवेन्यू ऑफिशियल्स को एंटरटेन करने के लिए? तो जी हाँ। इट वॉज यूज टू पे सैलरी टू मुकद्दम एंड चौकीदार। ठीक है, क्या मुकद्दम और चौकीदार को सैलरी देने के लिए? तो जी हाँ, है ना। एंड इट वॉज यूज टू मीट एक्सपेंसेस फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर। तो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी हमने पढ़ा हुआ था कि भाई फेमाइन वगैरह आ गई या कोई ड्रॉट की सिचुएशन आ गई या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो वहां पर फंड इस पंचायत फंड से ही रिलीज किया जाता है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement regarding the role played by women in agrarian society is incorrect। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको। चलिए, so women sowed and weed and thresh and winnowed the harvest। क्या ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस women करती थी? जी हाँ, करती थी। women worked shoulder to shoulder with men in the field। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, सही है। during some day of the month women were not allowed to touch the plow, है ना। बायोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लगाई गई थी, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। now next is women took the produce of to the overseas market for the trade। ठीक है, ओवरसीज मार्केट लिखा है, मतलब कि देश के बाहर ले जा रही है। ऐसा नहीं था, कहां ले जाती थी? प्रोडक्ट तो ले जाया जाता था, लेकिन कहां ले जाया जाता था बेटा? लोकल मार्केट में ले जाया जाता था। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स एंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप यहाँ पर बताएंगे।
So first is the introduction of permanent settlement, next is the American Civil War, then the fifth report in the British Parliament and the Santhal arrived in the hilly areas of the Rajmahal. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट कब आया था बेटा? ये आया हुआ था आपका 1793 में। उसके बाद देखा जाए तो संथाल जो है वो यहाँ पर राजमहल की हिल्स पर सेटल होने आते हैं, तो ये अराउंड 1800 के आसपास आपको सेटल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी जाती है। कब करी जाती है? 1813 में। ठीक है जी। और उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर शुरू होता है, कब होगा? 1861 में। ठीक है, तो अब अगर मैं इन ईयर्स के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले कौन सा होना है? सबसे पहले मुझे परमानेंट सेटलमेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग चीजें जमाते चलो। ठीक है, चैप्टर में जैसे जैसे इवेंट्स हुए थे वैसे वैसे चीजें जमाओ। सबसे पहले क्या देखा था आपने? परमानेंट सेटलमेंट आया था। ठीक है, उसी में हमने क्या देख लिया था? उसी में हमने फिर संथाल्स के साथ भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो उसमें, है ना, कि सबसे पहले बंगाल की कहानी हुई, फिर उसके बाद संथाल्स की कहानी हुई और फिर उसके बाद जो है वो डेक्कन की कहानी हुई। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आप इवेंट अरेंज करते हुए जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ जाऊं तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा और फिर उसके बाद सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर मुझे मिल रहा है बी में। ठीक है, चलिए, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is an incorrect match for the center of revolt and their leaders? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हमेशा बताया था, चाहे बोर्ड्स की तैयारी हो या सीयूटी की तैयारी हो, कि जो लीडर है 1857 रिवोल्ट के और उनके किस रीजन से वो लीडर थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि भाई गुनो कोल ट्राइबल, कानपुर, नाना साहिब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और अवध शाहमल। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो अवध शाहमल जो है वो इनकरेक्ट, क्योंकि अवध के लीडर कौन थे? वो बिरजेश कादिर थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, Why were the Sepoy discontented with the British? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सपोय जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर से क्यों परेशान थे, क्यों नाराज थे। पहला ऑप्शन है अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस, क्या ये चीज थी? जी हाँ थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जी हाँ। लेस पे एज कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर प्राइड्स, जी हाँ। तो क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों आंसर जो है वो आपके सही हो जाएंगे। सो द ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, Who called the डायरेक्ट एक्शन डे हड़ताल? ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे हड़ताल जो है वो किसने बुलवाई हुई थी? महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसने बुलवाई हुई थी? ये बुलवाई हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको इवेंट्स दिए हुए हैं और उनके सामने उनका ईयर दिया हुआ है जिसको आपने मैच करना है, और ये क्वेश्चन आपका 22 मई 2023 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लखनऊ पैक्ट बेटा मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि भाई जो स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में वो यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाता है और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है एक तरीके से। तो ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है जी, उसके बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब होता है? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा 1906 में। देन हिंदू महासभा कब बनाई गई? हिंदू महासभा बनाई गई थी 1915 में। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब लाया गया था? ये लाया गया था 1940 में। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो ए के साथ जाना चाहिए फोर्थ, ए के साथ फोर्थ मुझे ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। देखो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे तो सारे इवेंट्स पता नहीं है, एक दो, तो ऐसा होगा ना कि भाई एक आध तो आपको पता ही होगा, एक दो तो आप उसमें से रिलेट कर ही लोगे, और अगर एक दो भी रिलेट कर पाते हो तो एलिमिनेशन से आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो घबराना नहीं है ना, कामली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक दो चीजें वो जानबूझकर आपको ऐसे देते हैं कि आप उसमें पजल हो जाओ, फंस जाओ। ठीक है, तो जितने आते हैं जो क्लू आपको पता है उसको पकड़ते हुए अपने आंसर को आपने पहुंच जाना है अपने आंसर तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डैश ऑफ बॉम्बे डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन, नॉट रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो अब बॉम्बे से वो कौन थी जिन्होंने वुमेन के लिए जस्टिस डिमांड किया था, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व सीट्स? तो किसकी बात हो रही है? तो भाई ये बात हो रही है हंसा मेहता जी की। ठीक है, सो दक्षिणी वेलावुद्दीन, आर रामास्वामी मुरलीधरन, है ना, और बालकृष्ण शर्मा में से कौन सा सही होगा आपका? हंसा मेहता विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, Who among the following said, I believe separate electorate will be suicidal to the minorities? इनमें से किसने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सुसाइडियल है माइनॉरिटीज के लिए? वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? किसका स्टेटमेंट है बेटा? ये स्टेटमेंट है गोविंद वल्लभ पंत का।
ठीक है जी, तो ये रहे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहना है आपको हमारे CUT चैनल पर। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।